हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री 11 का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोटॉन की खोज। इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कैसे किया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात के बारे में और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण परिभाषा निकाला था। इसी प्रकार आज हम देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। क्योंकि हमने इनको क्या माना है, परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल, उपकण, परमाणु के उपकण। तो देखते हैं इसको जो है कहा जाता है प्रोटॉन की खोज, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है एनोड किरणों की खोज। एनोड किरणों की खोज या कैनॉल किरणों की खोज, ये तीन नाम से इनको जाना जाता है। और इसका खोज किसने किया, कैसे किया, इससे संबंधित इतिहास देखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर परमाणु जो है, परमाणु की जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। उदासीन होती है कहने का अर्थ क्या है, उसमें धनात्मक ऋणात्मक आवेश दोनों होते हैं। और हमने परमाणु में इससे पहले इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश का के बारे में अध्ययन किया है। तो चूंकि ऋण आवेश के बारे में अध्ययन किया है तो जरूरी है कि इसमें एक धन आवेश भी होना चाहिए। तो उसी धन आवेश को बताने के लिए एक साइंटिस्ट है, कौन है, गोल्डस्टीन, जिन्होंने 1836 में, साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने जो इलेक्ट्रॉन पर प्रयोग किया था उसी प्रयोग को थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तित कर दिया और कैनॉल किरण या प्रोटॉन की खोज की। तो उन्होंने क्या किया, देखिए समझते हैं। उन्होंने क्या किया, वहां पर देखिए चित्र में हम देखते हैं कि कैथोड और एनोड इलेक्ट्रॉन में भी लिया गया था। एक विसर्ग नलिका लिया गया था, विसर्ग नलिका को निर्वात पंप से जोड़ दिया गया था ताकि उसमें बिल्कुल निम्न दाब पर गैस रखा जा सके। और क्या किया गया था, उसमें उच्च विद्युत विभव प्रवाहित किया गया था ताकि कैथोड से एनोड की ओर किरणें चलने लगती थी। तो वहां पर देखिए डायग्राम में क्या होता है, अब यहाँ पर जो कैथोड है, कैथोड को छिद्रित कैथोड लेते हैं, अर्थात जो स्प्लिटेड जो कैथोड है वो एक टुकड़े टुकड़े करके उसको लेते हैं। तो जब टुकड़े टुकड़े कैथोड को लेते हैं और उच्च विभव उसमें प्रवाहित किया जाता है, तो उच्च विभव प्रवाहित किया जाता है तो जैसे पहले देखे थे कि कैथोड से एनोड की ओर किरणें चलने लगती है, वो तो चलती ही है कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन जब छिद्रित कैथोड लिया गया तो ये देखा गया कि कैथोड के जो छिद्रित भाग है वहां से कुछ किरणें कैथोड के विपरीत दिशा में, कैथोड के विपरीत दिशा में चलने लगी। और चूंकि कैथोड के विपरीत दिशा में चलने लगी इसीलिए इनको धनात्मक आवेश युक्त माना गया और इनको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन या एनोड किरण। क्या नाम दिया गया, एनोड किरण। तो इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज के बारे में बताया। अब प्रोटॉन के, जैसे हमने पहले भी देखा है, इलेक्ट्रॉन का खोज देखा, इलेक्ट्रॉन के कुछ विशेष गुण होते हैं। तो एज इट इज सेम इलेक्ट्रॉन के गुण यहाँ पर भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके गुणों में अंतर है। और वो क्या अंतर है देखते हैं। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गमन करती है, तो वही गुण यहाँ पर भी है, प्रोटॉन सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे पता चलता है, तो हमने क्या किया था, कैथोड किरणें जहां से गुजर रही थी उसके बीच में एक वस्तु रख दिया, तो वस्तु का प्रतिछाया जस्ट उसके विपरीत बन रहा था, तो हमें पता चल जाता था कि वो किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। यही प्रयोग इसमें भी है। पंखेनुमा चक्र को घुमा देती है, अर्थात द्रव्य कणों से मिलकर के बनी हुई है। कोई भी अगर द्रव्य कण है तभी वो पंखेनुमा चक्र को घुमाती है। ये हमने उसमें भी देखा है। क्या किए थे प्रयोग में, वहां पर विसर्ग नलिका में एक चक्र रख दिए थे और जब कैथोड से एनोड की ओर किरणें जाती है तो उस पंखेनुमा चक्र को घुमाती है। और वो कैसे घुमा रही है, क्योंकि उसमें कण है, छोटे छोटे कण हैं जो उसको घुमा रही है। ये हमने देखा। तीसरा इसका जो गुण है वो है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विचलित होती है। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें
जब उसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता था तो विद्युत क्षेत्र लगाया जाता तो क्या होता था, जो किरणें हैं वो धनात्मक प्लेट की ओर जाती थी क्योंकि वो ऋणात्मक थी। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक है इसलिए धनात्मक विद्युत प्लेट की ओर विचलित होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो धनात्मक प्लेट की ओर नहीं बल्कि ऋणात्मक प्लेट की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है, प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश युक्त होता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में के द्वारा भी ये प्रोटॉन के जो कण हैं ये विचलित होते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैस के अणुओं को आयनीकृत कर देती है। तो ये प्रॉपर्टी उसका भी है इलेक्ट्रॉन का, सेम प्रॉपर्टी इस प्रोटॉन का भी है कि जब गैसों को गुजारा जाता है या गैसों से इनको गुजारा जाता है, ये जो किरणें हैं तो ये गैसों को आयनीकृत कर देती है, उनको लिक्विड में या उनके आयन में परिवर्तित कर देती है। इसका नेक्स्ट गुण है पतली धातुओं को भेद सकती है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, इलेक्ट्रॉन जो किरणें थी वो भी पतली धातुओं को भेद सकती थी, लेकिन ये भी पतली धातुओं को भेद सकते हैं, लेकिन इनकी जो भेदन क्षमता है वो कैथोड किरणों से कम होती है। इसको नोट करके रखिए कि इनकी जो भेदन क्षमता है वो कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। इसके अलावा देखते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी इलेक्ट्रॉन के ही समान गुण दर्शाती है। और क्या है इसमें एक और अंतर देखिए, जो गैसों को आयनीकृत करती है तो इलेक्ट्रॉन का जो कैथोड किरणें हैं वो भी करती है, लेकिन ये तुलनात्मक है। तो कैसे तुलनात्मक है, तो ये जो है गैसों को आयनीकृत जरूर करती है, लेकिन इनका जो आयनीकरण का जो क्षमता है वो कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होता है, कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होता है। इसको भी नोट करके रखिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इनका जो आयनीकरण का जो क्षमता है वो कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका आवेश का निर्धारण करेंगे। चलिए देखते हैं आवेश के बारे में, कैसे उसको निर्धारण करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके गुणों को मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद देखते हैं इसके। तो हमने इलेक्ट्रॉन उसका आवेश द्रव्यमान का अनुपात देखा था, उसके बाद उसका आवेश देखा था कैथोड किरणों का। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, क्या करेंगे, उसके आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान निकाल लेंगे पहले, उसके बाद उसका आवेश का मान निकाल लेंगे और उन दोनों का अनुपात को जब निकालेंगे तो वो जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रायोगिक तौर पे निकाला गया है। इसका जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है, या इसको मैं लिख देता हूं, आवेश द्रव्यमान अनुपात E बटे M। तो E बटे M का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 9.58 गुणित 10 का घात 4, 9.58 गुणित 10 का घात 4 कूलाम प्रति ग्राम। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की तरह आवेश द्रव्यमान अनुपात निकालने के बाद क्या किया था, उसके आवेश का गणना किया था। तो देखिए उसका आवेश E बराबर क्या होता है, उसका जो आवेश होता है एज इट इज इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था, 1.6 गुणित 10 का घात -19 कूलाम। अब हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान को दर्शाया जाता है m मास। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन m। तो E का मान हम रख देंगे, E का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1.6 गुणित 10 का घात -19 और E बटे m का मान हमें प्राप्त हुआ है 9.58 गुणित 10 का घात 4। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो द्रव्यमान आता है उसका मान आता है 1.67 गुणित 10 का घात -24। तो इस प्रकार से हमें प्रोटॉन
प्रोटॉन के गुण, प्रोटॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात और प्रोटॉन के आवेश और उनके अनुपात निकाले तो उसका द्रव्यमान क्या प्राप्त हो गया, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। इसका एक पॉइंट है कि प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। और इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं P11 या फिर हाइड्रोजन के अनुसार H11। तो इस प्रकार से इसको संकेत से दर्शाया जाता है प्रोटॉन को। अब देखते हैं प्रोटॉन का परिभाषा क्या होगा। इतना सब देख लिए तो प्रोटॉन का परिभाषा भी देख लेते हैं। अब तो देखिए प्रोटॉन का परिभाषा क्या होगा। प्रोटॉन परमाणु का वह मूलभूत कण है परमाणु का वह मूलभूत कण है जिसमें इकाई धनात्मक आवेश होता है जिसमें इकाई धनात्मक आवेश होता है और क्या होता है, और जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻24 होता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटॉन का परिभाषा हो गया। तो प्रोटॉन की परिभाषा क्या है, प्रोटॉन परमाणु का वह मूलभूत कण है जिसमें इकाई धनात्मक आवेश, इकाई धनात्मक आवेश कैसे पता चला, क्योंकि हमें इसको हम क्या मान रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग समान, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है इकाई धनात्मक आवेश, इसीलिए, और जिसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻24। तो इस प्रकार से ये प्रोटॉन और प्रोटॉन का खोज ये हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट है, देखते हैं, इसको वीडियो पॉज करके परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। रेडियो सक्रियता एक पॉइंट है, रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता को समझने के लिए एक डायग्राम देखिए। ये इस प्रकार से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बोला जाता है लेड ब्लॉक। और इसमें एक पदार्थ है जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ये जो पदार्थ है रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो हमने यहां पर देखा लेड ब्लॉक, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ, और इनके यहां पर विद्युत प्लेट लगा दिए जाएंगे
ये वाला जो प्लेट है आपका ऋणात्मक है और ये वाला प्लेट धनात्मक है। तो रेडियो सक्रियता है क्या, किसने इसका खोज किया, पहले ये देखते हैं। तो रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो 1896 में हेनरी बैकरल, 1896 में हेनरी बैक्वेरल बोलते हैं या हेनरी बैकरल। ये जो है एक रेडियो सक्रिय पदार्थ जो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट जो पदार्थ है, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, उस पर कुछ कार्य कर रहे थे। जब ये उस पर कार्य कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पदार्थ से स्वतः अपने आप ही कुछ किरणें निकल रही है। उन किरणों को जब उन्होंने एक लेड ब्लॉक में लिया, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ लिया और उस किरणों को जहां पर उस लेड ब्लॉक के ऊपर में विद्युत क्षेत्र लगा दिया, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, तो कुछ किरणें यहाँ से स्वतः जो निकलती हैं वो जो है ऋणात्मक प्लेट की ओर, और यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया इस प्रकार से, तो कुछ किरणें जो है ऋणात्मक प्लेट की ओर विचलित हो जाती हैं, निकलने वाली स्वतः किरणें। कुछ किरणें जो है धनात्मक प्लेट की ओर इस प्रकार से विचलित हो जाती है, और कुछ किरणें सीधी निकल जाती है इस प्रकार से। तो ये 3 कण उन्होंने देखा। तो इन 3 कणों को जो विद्युत क्षेत्र लगाने पर अलग अलग आवेश की तरफ विचलित होती हैं, उन किरणों को उन्होंने नाम दिया। जो ऋण क्षेत्र की ओर विचलित होती है उनको उन्होंने बोला एल्फा कण, और जो धन आवेश की ओर विचलित होती है उनको बोला बीटा कण, और जो धन और ऋण किसी से विचलित नहीं होती उनको उन्होंने नाम दिया गामा कण। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 किरण के बारे में पता लगाया। और ये किरण के बारे में पता भी कैसे लगाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोज करने के दौरान। हालांकि अलग साइंटिस्ट ने किया है इसका रेडियो सक्रियता का खोज 1896 में हेनरी बैकरल ने। तो इस प्रकार से रेडियो सक्रियता क्या है, तो वे पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी ब्लॉक में या कहीं रखे रहने पर स्वतः ही अत्यधिक सक्रिय किरणों का उत्पादन करते हैं, तो वो कहलाता है रेडियो सक्रियता, और वो पदार्थ कहलाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो यहां तक हो गया प्रोटॉन की खोज, रेडियो सक्रियता। अब यहां पर नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रॉन की खोज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक और मूलभूत कण है परमाणु का, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, तो न्यूट्रॉन का खोज किया है सन 1932 में चैडविक, ये साइंटिस्ट है चैडविक ने। अब कैसे किया, तो देखिए समझते हैं कैसे किया। वो एक पदार्थ पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक पदार्थ लिया बेरिलियम, या यूं कह सकते हैं बेरिलियम या कोई हल्का तत्व, और उस बेरिलियम पर जब अल्फा कण को अत्यधिक तीव्र गति से उस पर प्रवाहित किया गया, बौछार किया गया, तो वहां से एक नया कण पैदा हुआ। उस नए कण को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो यहां पर देखते हैं कैसे है। यहाँ पर बेरिलियम का
4 और ये 9 होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेरिलियम पर जब अल्फा कण, ये जो अल्फा कण का संकेत है ये है अल्फा कण, इसको माना जाता है हीलियम, इसका संकेत है हीलियम 2-4। तो उन्होंने देखा कि बेरिलियम पर जब अल्फा कण को अति तीव्र गति से इस पर बौछार किया गया तो एक नया कण निकल कर आया, कार्बन, एक तो उसमें निकला कार्बन 12 और इसके अलावा एक और कण निकला न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के से थोड़ा सा ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसी कण को अब उन्होंने देखा इस कण के बारे में कि ये जो कण है उदासीन प्रकृति का होता है और उदासीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल शब्द से इसका उन्होंने नामकरण कर दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम किया, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो 1932 में चैडविक ने। कैसे किया, तो बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कण का जब बौछार किया तो एक नया कण निकल कर आया, उस कण को उन्होंने नाम दिया है न्यूट्रॉन, उसकी प्रकृति के आधार पर, क्योंकि वो उदासीन प्रकृति का होता है। और ये जो है क्या प्रयोग कर रहे थे, तो ये प्रयोग कर रहे थे कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण, कृत्रिम तत्वांतरण क्या होता है समझिए। कृत्रिम तत्वांतरण असल में यह है कि किसी भी तत्व में जब कोई दूसरा सक्रिय पदार्थ या सक्रिय किरणें उस पर बौछार की जाती है, अल्फा बीटा गामा कोई भी किरण जब बौछार की जाती है तो उससे एक अलग ही नया तत्व मिलता है और उस नए तत्व के साथ कुछ और बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो उन्हीं बाई प्रोडक्ट में उन्होंने देखा कि ये न्यूट्रॉन मिला, जिसको उसका जो प्रकृति था कैसा था, उदासीन था, और उसकी उदासीन प्रकृति को देखते हुए उन्होंने नाम दे दिया इसका न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसने खोज किया है और कैसे इसका खोज किया है, याद रखिए। इसको एक्सप्लेन करना होगा तो अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब न्यूट्रॉन के कुछ गुण देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के गुण हैं, प्रोटॉन के गुण हैं, उसी प्रकार न्यूट्रॉन के भी गुण हैं। तो न्यूट्रॉन के कुछ लक्षण या कुछ गुण कह सकते हैं। तो उसका जो पहला गुण है उसका लिखने का तरीका, तो कैसे लिखते हैं न्यूट्रॉन को, 0 1 दर्शाते कैसे हैं, तो न्यूट्रॉन को N0 1 के द्वारा, इस प्रकार से। और ये जो है आइसोलेटेड अवस्था में ये न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, ये विलगित अवस्था में अस्थायी होता है। विलगित अवस्था में अस्थायी होता है। तीसरा जो न्यूट्रॉन का गुण है वो क्या है, न्यूट्रॉन जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई आवेश ही नहीं है, तो ना तो ये इसको कोई चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित कर सकता है और ना ही इसको कोई विद्युत क्षेत्र प्रभावित कर सकता है। तो लिख सकते हैं विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। इसका नेक्स्ट गुण देखिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट गुण क्या है। इनका जो भेदन क्षमता है उदासीन होने के कारण बहुत ही अधिक होता है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन का भेदन क्षमता, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का भेदन क्षमता, और अब देख रहे हैं तो न्यूट्रॉन का भेदन क्षमता। तो इनका जो भेदन क्षमता अत्यधिक होता है उदासीन होने के कारण, अत्यधिक होता है, परंतु कॉस्मिक किरणों से कम ही होता है। इसको और नोट कीजिए, कॉस्मिक किरणों की तुलना में कम ही होता है।
प्रकार से ये इसके कुछ गुण मिल गए। अब इनका हम देखते हैं, अब इसका हम सीधा देखेंगे द्रव्यमान। इसमें आवेश द्रव्यमान अनुपात और इसका आवेश वगैरह देखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उदासीन प्रकृति का है, तो इसका वो सब नहीं मिलेगा। इसका हम देखेंगे सीधा सीधा द्रव्यमान। तो देखते हैं उसका द्रव्यमान कितना है। इसका जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का, वो द्रव्यमान है 1.675 गुणा 10 का घात प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.672 गुणित 10 का घात -24। ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल हल्का सा अंतर है, और ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो और ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। दोनों में तुलना किया गया तो देखा गया कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा है। इस प्रकार से हमने तीनों कण देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनको याद कैसे रखना है? देखिए, हमें अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, वैकल्पिक क्वेश्चन जो आते हैं उनमें भी कई बार पूछ दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज या किसी एक कण का खोज किसने किया था। मान लीजिए 4 ऑप्शन वाला किया जाता है, उसमें पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो उसका एक फार्मूला है ईट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है थॉमसन। पर से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किया है वास्तव में तो गोल्डस्टीन है, लेकिन सर्वप्रथम देखा था रदरफोर्ड ने। इसीलिए इसको दोनों साइंटिस्टों को याद रखना है, रदरफोर्ड। और ये है नाच, न से इसको देखिए न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज किया है चैडविक। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता, उनके आवेश के बारे में और उनका परिभाषा, ये सब याद रखना है और ये क्या है इनके बारे में समझना है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे परमाणु का मॉडल। क्योंकि हम परमाणु संरचना देख रहे हैं तो नेक्स्ट में देखेंगे परमाणु मॉडल, जिसको देखेंगे कल। हाँ, इससे संबंधित अगर आपको कुछ समस्या होता है, कुछ डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट या टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।